देखो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की। अगर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की बात कर रहे थे तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में पहले तो देख ले कि कौन कौन सा हमारा कॉस्ट कर्व होगा। तो चलिए लिखते हैं शॉर्ट रन तो बता दिया था ना, लॉन्ग रन ऑफ कॉस्ट कर्व बताना है हमें। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, अगर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात कर रहे थे तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में हमने क्या तीन तरीके का इन्हें कॉस्ट बताया था बेटा। या तो आप टोटल कॉस्ट कह दो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दो, दोनों सेम था या नहीं था। या तो हमारा हाँ बेटा इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अभी इसका सारा नहीं, लॉन्ग रन के बाद इसमें सारा रिलेशन बताऊंगा कि जैसे टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। फिर उसके बाद लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, इन सब में रिलेशन देख करके उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगली क्लास से हम लोग मार्केट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर टीसी की बात करते हैं बेटा, चूंकि देखो अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑल एफओपी आर वेरिएबल ना, ऑल एफओपी आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन। तो जब सारा वेरिएबल है इसका मतलब नो फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब है यहां पर कोई किसी भी तरीके का कोई फिक्स्ड कॉस्ट हमारा नहीं होगा। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो यहां पर हमारा बनेगा किस तरीके से, तो देखो बेटा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट भी नहीं होगा। कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट होगा, गुड आफ्टरनून बच्चे, अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट हमारा नहीं होगा। तो देखिए शॉर्ट रन में हमारा क्या नहीं होता था कि y एक्सिस से जाता था, लेकिन यहां पर हमने कहां से दिया बेटा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। कहां से दिया हमने बेटा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। और उसका रीजन क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर आपके पास ये फाइनल नहीं है, ठीक है, कि किसी भी तरीके का कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा। चूंकि सारे के सारे कॉस्ट हमारे यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो अगर सारा का सारा वेरिएबल होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ होगा नहीं। तो अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे पहला ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद बात आती है बेटा एवरेज कॉस्ट, कि भाई टोटल कॉस्ट के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कह दो या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह दो, क्योंकि सारे के सारे तो हमारे वेरिएबल ही होंगे। तो अगर एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि चाहे एवरेज कॉस्ट की बात करें या मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, सेफ हमारा क्या होगा, सेम होगा। जैसा हमारा लॉन्ग रन शॉर्ट रन में है वैसा ही हमारा क्या होगा, लॉन्ग रन में होगा। अगर उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट की भी बात करें, हम लोग किसकी बात करें बेटा, मार्जिनल कॉस्ट की भी बात करें, एमसी की भी बात करें, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, सेम उसी तरीके का होगा, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। जैसा शॉर्ट रन में था वैसा ही यहाँ पर भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो ये तो चूंकि पहले भी देखे थे, अंतर सिर्फ कहाँ होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमारा टोटल कॉस्ट वाले में हुआ। कि पहले जो टोटल कॉस्ट हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ना जा करके जहां से फिक्स्ड कॉस्ट हुआ करता था वहां से था, अब क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जा रहा है। तो ये अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे करते हैं काम। अभी जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम रिलेशन को देखेंगे आज। हो गया, अच्छा लिख लो।
हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया? तो चलिए अब जरा हम लोग रिलेशन को देखते बेटा, उसी पे सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं भी देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बीच में कि क्या क्या रिलेशन होता है, किस किस तरीके की रिलेशन की बात यहाँ पर हमें करनी होती है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, रिलेशन एमंग हाँ बेटा ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस वही 3 ग्राफ बनाया था और कुछ नहीं, जो कि पहले से भी बनाया हुआ ही था। रिलेशन एमंग टीसी, टीएफसी एंड टीबीसी। सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे। दूसरा एसी, एएफसी एंड एबीसी को देखेंगे। तीसरा एसी, एबीसी एंड एमसी की बात करेंगे। ये 3 रिलेशन आपको नॉर्मली यहां पर समझना है, ठीक है। इन 3 रिलेशन को हम लोग यहां पर समझेंगे। और ये जो है ना बेटा, ये तीनों जो भी हम देख रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा? शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट का नाम आ गया तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, शॉर्ट रन की ही बात होगी। लॉन्ग रन की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में किसी भी तरीके का कोई फिक्स्ड कॉस्ट होता है क्या? नहीं होता है। लॉन्ग रन में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात तो करते ही नहीं है। तो जो भी होगा वो हमारा यहाँ पर ही होगा शॉर्ट रन के अंतर्गत में। तो शॉर्ट रन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो बेटा, जो हमारा सबसे पहला रिलेशन है, तो पहला कौन सा है? टीसी टोटल कॉस्ट, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा किसी का भी आपको अगर इस तरीके का रिलेशन देखना हो तो पहले उसका ना कंबाइंड ग्राफ बना लीजिए, एक साथ उस ग्राफ को बना लीजिए। अगर एक साथ वो ग्राफ आप बना लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिलेशन हमारा किस तरीके का है। तो अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, टीसी, टीएफसी और टीबीसी का ग्राफ एक साथ बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? तो अगर हम लोग एक साथ उस ग्राफ को बनाए तो क्या होगा, जल्दी से बना के देखते हैं। एक्स वाई, एक्स और वाई। अब देखिए बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई अंतर नहीं होना है। अब देखिए, अब यहां से चलेगा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जब तक वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा तो हम लोग टोटल कॉस्ट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि पहले फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे फिर वेरिएबल देखेंगे तब ना जाकर के हमारा टोटल कॉस्ट होगा। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन में क्या है बेटा, तो ये टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन शेप में होगा या नहीं होगा? ठीक है। अगर यही टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे चला जाता तो टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, इस तरीके से चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? तो अब देखिए यहां पर बेटा बात क्या बनती है, कहता है कि ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस किसके कारण है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। किसके कारण है बेटा, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, कि टीसी और टीबीसी के बीच में जो डिफरेंस है, टीसी और टीबीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, टीएफसी के कारण है। कैसे, तो चलिए जरा हम लोग लिख के देखते हैं। कहता है बेटा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कि अगर हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा, जितने भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है और जितने भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है बेटा, टोटल कॉस्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर टीसी और टीबीसी के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो टीसी और टीबीसी को माइनस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस अब आ जाएगा। क्या बचेगा इधर बेटा, टीएफसी ना। तो मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो रिमेन सेम होता है, जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम।
TFC रिमेन सेम, क्योंकि आपके आउटपुट का लेवल जो है कुछ भी हो, TFC हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर TFC रिमेन सेम है तो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC रिमेन सेम, है ना। चूंकि TFC हमारा सेम रहता है तो TC और TBC का जो डिफरेंस है वो भी हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा ना। उसके बीच का जो गैप है वो हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए देखिए मैंने दोनों के बीच में ये ग्रीन कलर से क्या लिखा हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कि अगर हम लोग कहीं भी कॉस्ट इस तरीके से देख रहे हैं तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है और जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच में जो वो गैप बना है वो गैप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जिस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा उसी तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट भी जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट रेट से ही जाएगा। अगर हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट नागिन डांस करता हुआ जा रहा है, दैट मींस इनवर्स शेप में जाएगा, तो टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, इनवर्स शेप में ही जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बताओ बेटा TFC का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TFC is on y-axis because TFC never be zero। चूंकि TFC कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, TFC हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा बेटा, y-axis से होगा, है कि नहीं। कहता है when प्रोडक्शन लेवल इज जीरो देन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो जीरो। सो इन दिस केस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC एंड TFC आर सेम। कि TC और TFC का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, सेम होगा ना। देखो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये पॉइंट पे दोनों हमारा सेम है या नहीं है। जितना हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट भी है ना। क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन जीरो किया तो ऑटोमेटिक वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं हुआ। तो जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट ही लगेगा ना। तो इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, ओके। तो ये हमारा क्या है बेटा, TC और TFC के बीच का रिलेशन है और TVC का। अब देखिए जितना TVC बढ़ता चला जाएगा उतना ही हमारा क्या होगा बेटा, TC भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगा, उसमें उतना हमारा क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। पिछली क्लास में जो हमने शेड्यूल बताया हुआ था वो सबको समझ में आ गया था ना बेटा। उसमें किसी को कोई दिक्कत है शेड्यूल वाले में? जो हमने पिछली क्लास में शेड्यूल बनाया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? वो सबके समझ में आ गया था ना। तो बस उसी शेड्यूल को आप ध्यान में रखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा रिलेशन किस तरीके का। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का अंतर पड़ रहा था ना। क्योंकि चाहे हमने प्रोडक्शन लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखा था, फिक्स कॉस्ट हमेशा कितना था, 100। जितनी वेरिएबल आती गई थी टोटल कॉस्ट में वो ऐड होता गया था या नहीं गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है, जब हम प्रोडक्शन 0 करेंगे, जब हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्शन, देखो ना, इफ प्रोडक्शन 0 तो TVC क्या हो जाएगा बेटा, 0 ना। तो उस केस में TC बराबर क्या होगा, TFC प्लस 0। क्या हुआ, TC बराबर TFC हुआ या नहीं हुआ।
तो जब प्रोडक्शन लेवल 0 होगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा टोटल कॉस्ट है वही हमारा क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो ये हमारा था बेटा पहला रिलेशन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी के बीच में। अब है हमारा दूसरा बेटा एसी, एबीसी एंड एएफसी। तो जब रिलेशन देख रहे हैं तो तीनों का ग्राफ क्या करना पड़ेगा बेटा, साथ करना पड़ेगा। अगर हमें रिलेशन देखना है तो तीनों का ग्राफ क्या होगा, कंबाइंड बनाना पड़ेगा ना। तो अगर हम लोग कंबाइंड ग्राफ इसका बनाए तो कैसे बनेगा, देखते हैं बेटा। एक्स वाई, ये हो जाएगा बेटा मेरा एवरेज कॉस्ट, ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारा हो गया बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखो इसके बीच का गैप हमेशा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर इसके बीच का गैप कम हो रहा है तो इसका एक ही रीजन है, और वो क्या होगा बेटा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। किसके कारण, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। चूंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या होता है, मैंने बताया था रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप में होता है कि पहले तेजी से गिरता है फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है, लेकिन किसी भी एक्सिस को हमारा टच नहीं करेगा, किसी भी एक्सिस को हमारा टच नहीं करेगा। तो अगर किसी भी एक्सिस को हमारा टच नहीं करेगा तो वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रख करके चलेंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा हो इस तरीके से, तो याद रखना कि जो एवरेज कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच का गैप हमेशा कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टेंजेंट नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टेंजेंट नहीं करेगा। तो देखो क्या होता है बेटा कि अगर हम AC की बात करते हैं तो AC बराबर क्या होगा, AFC प्लस ABC। AC बराबर क्या होगा बेटा, AFC प्लस ABC। तो अगर AC बराबर दोनों का सम होता है, इसका मतलब AC तो ग्रेटर देन होगा ABC से भी और AFC से भी, कि जो हमारा AC है ग्रेटर देन किससे होगा बेटा, AFC से। AC ग्रेटर देन किससे होगा, ABC से, है ना। अब आप बोलोगे सर जी बराबर क्यों नहीं कर सकते, तो बराबर बेटा इसलिए नहीं क्योंकि 0 यूनिट पे तो कभी भी हम एवरेज निकालेंगे नहीं, और अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगा ही होगा। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बराबर या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी बराबर नहीं हो सकता, कतई नहीं बराबर होगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम 1 यूनिट का प्रोडक्शन होना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पर पहले हमने इस तरीके से देख लिया। अब देखिए बेटा कि अगर कहीं पर भी एवरेज निकलता है तो क्या कहते हैं हम लोग, AFC keep on diminishing but never be 0. So the difference between AC and ABC keep on diminishing but never be tangent or intersect each other। ना ही एक दूसरे को कभी भी टेंजेंट करेगा और ना ही कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि भैया कभी भी AFC 0 हो ही नहीं सकता, और जब वो 0 नहीं होगा तो वो इंटरसेक्ट या टेंजेंट कैसे होगा, बट इंटरसेक्ट करने के लिए तो नेगेटिव होना पड़ेगा, और जब 0 नहीं हो सकता तो नेगेटिव कहां से हो जाएगा, है कि नहीं। तो कभी भी जो है ना, अब देखिएगा ये गैप जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप एकदम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
बहुत ही कम हो जाए, लगभग एक दूसरे के बराबर आ जाए, लेकिन कभी भी टेंजेंट नहीं करेगा, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हमने क्या लिखा है कि AFC नेवर बी जीरो, AFC नेवर बी जीरो। तो जब AFC हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टेंजेंट करेगा? नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा AFC होता है वो हमेशा क्या होगा? कम होता जाएगा, पर कभी जीरो नहीं होता है, जिस कारण से जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप है वो धीरे धीरे क्या होगा? संकुचित होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टेंजेंट या इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हमने AC को लिखा है, क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? 208 302 नंबर बैच। ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा, दोनों के बीच का जो है गैप है वो क्या होगा? कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टेंजेंट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बीच का एक ही लफड़ा है, और वो कौन सा है? हमारा AFC, और AFC कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। जल्दी से टेपिए बेटा। जल्दी से लिखिए। बेटा समझने में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ बेटा, क्लास के बाद भी। किस किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया था? हो गया सबका?
है कि हमारी नेचुरल ब्यूटी का कमाल है। हो गया, लिख लिया बच्चों? अरे हुआ। चलो जी जनाब, अब इसमें तीसरा कहानी देख लेते हैं हम लोग। AC, AVC एंड MC। AC, AVC एंड MC। तो चलिए तीनों का पहले कंबाइंड ग्राफ, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि अगर रिलेशन निकालना है तो कंबाइंड ग्राफ का होना जरूरी है। जब तक कंबाइंड ग्राफ नहीं होगा रिलेशन हम लोग सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। AC, AVC, MC। देखो बेटा, ये MC जहां पर AC और ABC को इंटरसेक्ट करता है ना, वो उन दोनों का क्या होता है बेटा, मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, हम ये सभी जानते हैं कि AC जो है वो ABC के ऊपर लाइज करेगा। ये हम तो सभी जानते हैं, क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण AC लाइज एबव ABC because difference between AC and ABC is AFC। ठीक है, लेकिन उसका गैप हमेशा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि AFC भी हमारे साथ क्या होता जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। कहता है MC इंटरसेक्ट AC and ABC at its minimum point। कि AC जो है वो ABC को, सॉरी MC जो है वो AC को और ABC को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर AC का मिनिमम पॉइंट है, जहां पर मिनिमम पॉइंट है वहीं पर वो क्या करेगा बेटा, इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर मिनिमम पॉइंट है ठीक है, जहां पर उसका मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पर वो क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पर उसका मिनिमम पॉइंट था तो वो हमने देखा, यहां पर उसका मिनिमम पॉइंट है तो यहां पर इंटरसेक्ट, जहां पर उसका मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये इसकी नॉर्मल रिलेशन है और इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ देगा कि जो MC है वो AC को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे, उसके मिनिमम पॉइंट पे। ABC को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, मिनिमम पॉइंट पे। AC जो है लाइज करेगा तो सबसे ऊपर, है कि नहीं, उसके बाद ABC आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली, क्या AC और ABC एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि AFC कभी भी नेगेटिव या जीरो हमारा नहीं होता है। उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप हमेशा रह जाएगा, क्योंकि AFC कुछ ना कुछ तो हमारा पॉजिटिव में वैल्यू होगा ही होगा। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर तीन रिलेशन ध्यान में रख करके चलना है। ओके, अब देखिए बेटा, अब एक में क्या होता है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए ये एक हम बना लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, और एक हमने बना लिया यहां पर नीचे में मार्जिनल कॉस्ट का। अब देखिएगा इसमें बेटा क्या हम अंतर बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने शुरुआत करी थी प्रोडक्शन पढ़ना, तो वहां पर प्रोडक्ट के बारे में भी देखा था, मार्जिनल प्रोडक्ट है ना,
और मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने बोला था कि जहां पर प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम दिया था। किस नाम से जाना थे बेटा हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से, कि जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा होगा, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा हो रहा था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर मान लीजिए कि हमने ये इस तरीके से बना लिया मार्जिनल प्रोडक्ट, हमने क्या करा बेटा? इस तरीके से बना लिया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम, ये हमारा क्या हो रहा बेटा? यहां पर हमारा एमपी क्या है? मैक्सिमम है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो इसी को क्या करेंगे बेटा? इस तरीके से डॉट लाइन से मैं नीचे लेके आता हूं। अब याद रखिएगा कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा तो जहां पर एमपी हमारा मैक्सिमम था ना बेटा, जहां पर हमारा एमपी क्या था? मैक्सिमम, वहीं पर हमारा एमसी क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम हो जाएगा। इस जगह पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, जहां पर यहां पर हमारा क्या है? एमसी मिनिमम। तो जहां पर मार्जिनल पॉइंट मैक्सिमम होता है वहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। और ये हम सभी जानते हैं कि इसी तरीके से काम चलता है, क्योंकि भाई जब तक कॉस्ट कम नहीं होगा तो हम काहे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? भाई अगर कॉस्ट कम होगा तभी ना हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ये कॉस्ट कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये हमारा कॉस्ट कम होता गया होता गया होता गया होता गया, प्रोडक्शन हम अपना क्या करते रहे बेटा? बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, मैक्सिमम तक लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए ये जो सिचुएशन होता है बेटा, इसी को हम लोग वहां पर फर्स्ट स्टेज के नाम से जानते थे या नहीं जानते थे? अगर याद होगा आपको मॉडर्न अप्रोच में, तो मैंने फर्स्ट स्टेज लिखा था, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब यहां पर मिनिमम हो गया, उसके बाद क्या हो रहा बेटा? अब यहां से देखिए प्रोडक्ट हमारा कम होना शुरू हो गया, प्रोडक्ट हमारा क्या होना शुरू हुआ बेटा? कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। जहां तक ये कम हो रहा है हमारा कॉस्ट भी देखो यहां पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि नुकसान अभी ज्यादा नहीं हो रहा होगा, नुकसान अभी ज्यादा हमारा नहीं हो रहा होगा। तो हमने आपको बताया था ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड स्टेज। यहां पे सारे के सारे फर्म हमारा काम करना चाहेगा, लेकिन जब हमारा नेगेटिव शुरू हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां पर कोई भी काम करना फर्म काम करना चाहेगा क्या? नहीं भाई, अगर नेगेटिव रिटर्न्स हो रहा है तो वहां पर हम काम नहीं करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो बस एक याद रखिएगा कि जहां पर एमपी हमारा मैक्सिमम होगा, जहां पर एमपी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, एमपी हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, वहां पर एमसी हमारा क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। वहां पर एमसी हमारा क्या होगा? मिनिमम। और इसी को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी को क्या कहेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए।
बेटा मैं पिछले 2-3 दिन से किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, ठीक है, हिम्मत नहीं होती, मैं आज पढ़ाने भी बहुत मुश्किल आया हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी मैं सबको रिप्लाई करूँगा, अभी मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अरे ना भाई, ओमिक्रॉन नहीं हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा कोल्ड एलर्जी है और ठंड में एस्नोफिलिया मेरी बढ़ जाती है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और 2-3 दिन बीच में बारिश आ गया था, तो उस चक्कर में ये प्रॉब्लम हुई है मुझे। लिख लिया बच्चों? हाँ कोई नहीं, ओमिक्रॉन है। और कुछ? तो बेटा जिस दिन अब तू फेस टू फेस में आएगा ना, उस दिन तुझे बताएंगे ठाकुर बार, रुक जा तू। हो गया बेटा, लिख लिया? चलिए जी, अब तनिक आ जाते बेटा हम लोग, अब मात्र इसमें बहुत मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का टॉपिक रह गया, उसके बाद संपन्न भवतु ये चैप्टर, ठीक है। तब याद रखना, अगले वीक फिर से टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। और क्वेश्चन मजा आया था टेस्ट देने में? अभी तो पहले डिमांड सप्लाई का भी देना और इसका भी देना। तुम लोग बच्चे जो नए वाले बच्चे हैं, ये तो अभी डिमांड सप्लाई का भी देंगे और प्रोडक्शन का भी देंगे, बाकी बच्चे सिर्फ प्रोडक्शन का देंगे। अब देखो बेटा, अब अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का रिलेशन देखूं, किसके बारे में बेटा? अगर कहीं पर भी क्या इकोनॉमिक्स का क्या नाम होता है, पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे लिखवाया हुआ था बुड़बक, ओकोमोनियम या करके होता है। चलो, अगर LAC और SAC की बात करें हम लोग, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें, तो अगर कहीं पर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात करें तो इसका कंबाइंड ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा हमें। कंबाइंड ग्राफ बना करके देखेंगे। अगर कंबाइंड ग्राफ होगा, इवनिंग वाली 202 में होगी। हाँ अभी तो मेरी 208 हो गई, आसिफ सर की 202 में होगी अभी। हाँ हाँ नहीं, मेरी तो अभी चलती रहेगी। आसिफ सर की 208 में होगी, तो 202 वाले में हो जाएगी स्टार्ट। 212 मेरा 208 है अभी, मेरा 208 है, सर का 212 में चलेगा। अभी तो आप लेके नीचे गए थे। टेस्ट बहुत इजी था, देखो इधर। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग रिलेशन को देखेंगे, अब अगर यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा? अभी कोई बनाना नहीं, पहले इसको समझ जाओ उसके बाद लिखना, ठीक है। हमने ये बना लिया बेटा एक LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और इसमें क्या करें ना, हमने बहुत सारे SAC कर्व को बना लिया। SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। अब देखो बेटा, इसका मिनिमम पॉइंट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये है, दोनों का सेम, इसका ये रहा, इसका ये रहा। देखो बेटा, जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है,
वो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिलाकर के बनता है। जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो हमारे बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिला देते हैं, तो उससे हमारा बनता है। तो देख रहे हो कि हमने क्या करा है इसे, कि जितने भी हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो क्या है, बाजू में समाया हुआ है, एक साथ उसको कंबाइन कर रखा है। तो LAC जो हमारा होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, तो उसमें कहते हैं LAC इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को किस नाम से जानेंगे बेटा, एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, एनवेलप कर्व के नाम से भी जानेंगे और प्लानिंग कर्व के भी नाम से जाना जाएगा। कि जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसको हम लोग किस नाम से जाने बेटा, एनवेलप कर्व के नाम से और प्लानिंग कर्व के नाम से जानेंगे। और जो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, SAC इज ऑल्सो नोन एज प्लांट साइज कर्व। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, प्लांट साइज कर्व के नाम से जाना जाएगा। छोटू है ना ये, है कि नहीं, देख रहे हो कि सारे SAC को मिला करके ये हमारा क्या बना है, लॉन्ग रन बना हुआ है। तो इसलिए उसको हमने क्या बोला है बेटा, प्लांट साइज कर्व। जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस नाम से, एनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व के नाम से जाना जाएगा। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा बताओ डिसीजन मेकिंग की बात कहां से करते हैं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सारे SAC को उसने अपने अंदर संभाल रखा है, इसलिए उसको किस नाम से भी जानते हैं बेटा, एनवेलप कर्व के नाम से भी जानते हैं। छोटे छोटे स्तर पर हम अगर बात कर रहे हो तो किसकी बात करते हैं बेटा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, तो SAC की बात वहां पर हम लोग करते हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। ओके, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब मुझे याद है कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो हमारा यू शेप का होगा। किस शेप का होगा बेटा, यू शेप का। हमने यहाँ पे लिख लिया LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब अगर यू शेप का है, आप बोलोगे सर जी जो आप शेड्यूल बनाते हो उस शेड्यूल में तो या तो स्लोपिंग अपवर्ड दिख रहा होगा या स्लोपिंग डाउनवर्ड दिख रहा होगा या कांस्टेंट दिख रहा होगा, ये यू शेप का तो ना बन रहा है कि नहीं। तो बेटा याद रखिएगा यू शेप का बनता है। आपसे जब बोलेगा कि एवरेज कॉस्ट कर्व रिड्यूस हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो देखो बेटा ये तो मिनिमम पॉइंट पे है ना हमारा, ये हमारा क्या है, मिनिमम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं आपको। ठीक है, इससे पहले जब हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा होता है, यहाँ पे इसका कम होने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुआ ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं LIRS। क्या कहेंगे उसको, LIRS। LIRS का मतलब क्या बेटा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को देखेंगे। तो जहां पर हमारा कॉस्ट कम होगा, जहां पर हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा, जहां पर हमारा कॉस्ट कम हो रहा होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के नाम से जानेंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा सबसे पहली बात। फिर उसके बाद है, अगर कॉस्ट यहां से बढ़ रही होगी, यहां से अगर कॉस्ट बढ़ रही होगी तो इसको कहेंगे बेटा LDRS। और LDRS का मतलब क्या है बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है बेटा, कि जहां पर हमारा कॉस्ट एक बढ़ रहा, कम हो रहा था, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट कम हो रहा है इसका मतलब डिमिनिशिंग। और जो इक्विलिब्रियम वाली बात कहते हैं उसको कहते हैं बेटा LCRS। और LCRS का मतलब क्या है बेटा, हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इसी कारण से जो होता है ना बेटा हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है इंक्रीजिंग रिटर्न भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, डिमिनिशिंग भी होगा। तो जब रिड्यूस कर रहे थे तो वहां पे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा होगा, जब मिनिमम हो रहा है इसका मतलब वहां पे कांस्टेंट रिटर्न है, और जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न है, इसलिए हमारा यू शेप का होता है। सुजल समझ में आ गया बेटा? सुजल समझ में आया यू शेप का क्यों हो रहा है अब? ओके अब देखिए बेटा, अब है कि सर जी एक वो बताओ, कॉस्ट कम ही का हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न हो ही क्यों रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न हो ही क्यों रहा है? उसका भी रीजन है बेटा। तो उसका अगर रीजन हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्यों हमारा कॉस्ट कम हो रहा है और क्यों हमारा ज्यादा हो रहा है, एक्स वाई। हमने क्या करा बेटा, ये हमने LAC बना लिया, LAC, ठीक है। जहां पर बेटा ये हमारा मिनिमम है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, एक लिख लिया। याद रखना जब तक ये कम हो रहा होता है ना बेटा, ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, इस डिक्रीज को कहते हैं हम लोग बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होता है यहां पर? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमीज स्केल होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा हमारा। लेकिन अगर वहीं पर कॉस्ट बढ़ रहा है तो बढ़ने के कारण क्या होगा बेटा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना। और अगर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसलिए बेटा यहां पर ना बार बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहां पर लिखवा भी रहा हूं कि कॉस्ट अगर कम होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कॉस्ट अगर बढ़ रहा होगा तो वो हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। कॉस्ट कम हो रहा है उसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जाना जाता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। क्या यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है बेटा? बोलो बच्चों। तो आपको जानकर एक बात खुशी होगी, चैप्टर संपन्न हुआ। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी ना है। जल्दी से लिख लो। कहां से लिखना बेटा? ये लिख लिया था, ये वाला नोट कर दिए थे। कहां से लिखाना है बोलो? यहां से, चलो कर लो। मैं आज इस चैप्टर के क्वेश्चन भेजूंगा बेटे, सारे बच्चे उसमें से क्वेश्चन को करना और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछते रहना, ठीक है?
यहाँ तक बच्चों? ये लो बेटा। हो गया, सबने नोट कर लिया बेटा? चलो अब मार्केट स्टार्ट कर दूं, फिर मार्केट चैप्टर स्टार्ट कर दूं।